Hey guys, welcome back on English Inspiration Club channel. And in today's video, we have here with this topic related to English literature, that is what is epic. Epic poem के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो एपिक जो होता है वो महाकाव्य, इसका मीनिंग होता है हिंदी में. इसके डेफिनेशन को इंग्लिश एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आज यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे आप सभी एस्पिरेंट्स के साथ में. तो एपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. जो अगर हम पोइट्री की बात करते हैं, फॉर्म ऑफ पोइट्री की बात करते हैं, तो एपिक पोएम किस तरीके से लिखी जाती है और कौन कौन से इंग्लिश लिटरेचर में अभी तक के एपिक पोएम्स आपने पढ़ चुके हैं या आप लिखी जा चुकी हैं बाय द इम्पोर्टेंट पोएट्स, उनके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ में इस चैनल पे आज की इस क्लास के लिए. और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एपिक. महाकाव्य होता क्या है या ये इसका कहाँ से ये निकल के आया है वर्ड एपिक जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे. तो लीजिए आप सभी के लिए यहाँ पे है द वर्ड एपिक. बात कर रहे हैं हम एपिक वर्ड की, तो ये जो शब्द है एपिक जिसको हम महाकाव्य बोलते हैं, comes from Latin epicus. लैटिन वर्ड epicus से निकल करके आया हुआ है. एंड फ्रॉम ग्रीक एपिकॉस. अगर ग्रीक की बात करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में ये एपिकॉस वर्ड से निकल के आया है और लैटिन में एपिक को जो बोला जाता है वो एपिक्यूज बोला जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अ वर्ड, अ स्टोरी, पोइट्री इन हेरोइक वर्ड्स. मतलब किसी एक हीरोइक सब्जेक्ट मैटर पे जो पोइट्री के पोएम के वे में लिखा जाता है, लाइंस लिखी जाती है, कोई स्टोरी बताई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एपिक बोला जाता है. ये इसका एक लिटरल मीनिंग हुआ है, जो इसका जो वर्ड के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं वो मीनिंग इसका होता है पोइट्री इन हेरोइक वर्ड्स. आगे हम इसको पढ़ेंगे कि इसका एक वास्ट वे में या एक अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं एपिक पोएम से रिलेटेड, तो एपिक पोएम होता क्या है उसके बारे में आगे है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए. एन एपिक पोएम इज अ लॉन्ग टाइपिकली नॉवेल लेंथ. क्या होता है, नॉवेल लेंथ में लिखी गई जो पोएम होती है. नॉवेल आप सभी जानते हो कि नॉवेल में एक दो पेज, 3-4 पेज नहीं होता या एक दो पार्ट नहीं होते उसके, वो काफी सारे पेजेस में लिखी जाती है. एक मोटी सी बुक होती है, आप सभी नॉवेल्स जिन्होंने पढ़ी होगी, तो नॉवेल लिखने में पूरी एक स्टोरी बताई जाती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. तो यहाँ पे यही है कि टाइपिकली नॉवेल की लेंथ की होती है, मतलब एक अच्छे खासे लेंथ की पोएम होती है जो एपिक पोएम लिखी जाती है, जिसको लॉन्ग बोलते हैं हम, लॉन्ग पोएम. पोएटिक वर्क होता है. इट इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोएम. नैरेटिव पोएम अगर आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि नैरेटिव पोएम क्या होता है. नरेशन के फॉर्म में जो पोएट्री लिखी जाती है, नरेशन मतलब होता है जहाँ पे कोई स्टोरी को बताया जाता है, किसी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे बात की जाती है, किसी हीरोइक डीड के, हीरो के हीरोइक डीड्स के बारे में बात की जाती है और उसको पोएट्री के फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो क्या होती है, नैरेटिव पोएम बोली जाती है. जैसे नॉवेल होता है, नॉवेल में भी नरेशन होता है, बट ये क्या है, नैरेटिव पोएम है. यहाँ पे जो आपके जो वर्ड्स लिखे जाते हैं या जो स्टोरी बताई जाती है वो एक स्टोरी टेलिंग के वे में बोला जाता है, बताया जाता है, नरेशन के फॉर्म में बताया जाता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज अ टाइप ऑफ पोइट्री. अगर एपिक पोइट्री की बात करते हैं तो इट इज अ नरेटिव टाइप ऑफ पोइट्री विच टेल्स अ स्टोरी. जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे है टाइपिकली अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. थर्ड पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति इसको बताया जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि ये स्टोरी उस टाइम पे कैसी थी या हीरो कैसा था. ही यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात होती है तो ही के थ्रू उसको एड्रेस किया जाता है और कोई तीसरा व्यक्ति इसको बताता है, कोई कैरेक्टर इसको एक्सप्लेन नहीं करता है जो पोइट्री में इन्वॉल्व होता है इस तरीके की एपिक पोइट्री में, जबकि कोई तीसरा व्यक्ति इसको आकर के इस चीज को बताएगा, इस स्टोरी को नरेट करेगा, इस स्टोरी को एक तरीके से एक्सप्लेन करेगा थ्रू द टाइपिकल कन्वेंशंस ऑफ पोइट्री. टाइपिकल कन्वेंशंस ऑफ पोइट्री, कन्वेंशन का मतलब आप समझते होंगे कि राइम, रिदम एंड जो लिरिक होती है उनके थ्रू इस तरीके की पोइट्री लिखी जाती है. तो जो ये थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम बोला जाता है, वो कौन से फॉर्म में बताया जाता है, कन्वेंशंस ऑफ पोइट्री मीन्स बाय यूजिंग राइम, रिदम्स, लिरिक्स एंड पोइटिक क्वालिटीज के थ्रू इस तरीके की स्टोरी को नरेट किया जाता है और इसीलिए इसको एपिक पोइट्री बोलते हैं. इसमें सुपरनेचुरल क्वालिटी होती है, किसी एक जो
हाईली सब्जेक्ट मैटर पे बात होती है, हीरोइक डीड्स के बारे में बात होती है, हीरो के जो कारनामे होते हैं उसके बारे में बात होती है, और कोई एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर को पिक करके इस तरीके की एपिक पोयम को लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कन्वेंशंस का मतलब बता रहा है, राइम होता है मीटर होता है, एंड ओरल डिवाइसेस, दे आर यूज टू मेक द टेल मोर एंगेजिंग एंड मेमोरेबल। इस तरीके की राइम, रिदम, इन सब चीजों का, मीटर का क्यों यूज होता है पोइट्री को लिखते वक्त, एपिक पोइट्री को लिखते वक्त, सो दैट इट कैन बी मोर fascinating, it can give a kind of sensation to the readers, to the people जो किस तरीके की पोइट्री को पढ़ रहे होते हैं, तो वो एंगेज उसको रखे और एक उनके लिए यादगार वो चीज रहे, मेमोरेबल रहे। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स यूज्ड इन while writing epic poem. Epic tend to follow a hero who represents perfect citizen of their culture. और एपिक पोइट्री में क्या होता है, देखिए ये सब क्वालिटीज हैं इंपॉर्टेंट, जो आप इसी डेफिनेशन में यहाँ आप समझ लोगे, जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आप समझ लोगे कि एपिक पोइट्री लिखते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या क्या चीज को फॉलो करते हुए या किस किस चीज के बारे में बात होती है एपिक पोइट्री में, ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे अभी तक हमने बताया किसी हीरोइक सब्जेक्ट मैटर या सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे बात होती है, नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, स्टोरी टेलिंग होती है, और इसमें पोएटिक कन्वेंशंस का यूज करा जाता है, जो राइम, मीटर, अदर ऑरल जो डिवाइसेस होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, उनका यूज करा जाता है। और इसके साथ ही साथ जो हीरो होता है वो क्या करता है, वो किसी परफेक्ट सोसाइटी या सिटीजन होगा अपनी सोसाइटी का, जिसके बारे में वो पोइट्री लिखी गई है। जैसे यहाँ पे बियोल्फ आप देखोगे, बियोल्फ ओल्ड एपिक पोयम है जो कि ओल्ड इंग्लिश टाइम में लिखी गई है। वहां पे जो हीरो है वो अपनी सोसाइटी को, अपनी जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ अपनी वॉरियरशिप के बारे में बात कर रहा है, अपनी हीरोइक डीड्स के बारे में उसमें बात की गई है बियोल्फ कैरेक्टर के थ्रू, जो कि एक योद्धा की जो टेक्निक्स होती है, ये योद्धा का जो कल्चर होता है, वॉरियर का जो एक तरीके का फॉलो करता है, वो उन सब चीजों के बारे में वहां पे बात हुई है। तो इसीलिए परफेक्ट सिटीजन होगा, अपनी कल्चर का, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता होगा। एंड दीज स्टोरीज आर ऑफ कल्चर, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। और जो स्टोरी बताई जाती है, एपिक पोएम जब लिखी जाती है, तो इसमें जो स्टोरी बताई जाती है वो किसी ऐसे ही ट्रिवियल सब्जेक्ट या मीन सब्जेक्ट पे नहीं होती है। एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर को, एक मैग्नम ओपस सब्जेक्ट मैटर को लिया जाता है और सीरियस चीज के बारे में बात होती है, जैसे किसी कल्चर के बारे में बात होगी, किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात होगी, या हिस्टोरिकल जो हैपनिंग्स हुई रहती है उनके बारे में बात होती है, या रिलीजियस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एपिक पोइट्री लिखी जाती है। तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एपिक पोइट्री लिखते वक्त ध्यान दी जाती है। अब चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि एपिक पोइट्री की हिस्ट्री क्या है, एपिक पोएम कब से लिखी जा रही है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो एपिक पोएम्स लिखी जाती थी, इनका जो रूट्स था वो ओरल ट्रेडिशन का था, क्योंकि पहले जो था वो लिखने का ट्रेंड नहीं था, लिखा नहीं जाता था। ओरली जो होते थे वो सॉन्ग्स या जो स्टोरीज होती है, नरेशन होते थे, वो एक इंसान दूसरे इंसान को बताता था, ओरली उसको पास आउट करता था, और एक जगह से दूसरी जगह पे उसको क्या करता था, एक नरेट करता था, और इस तरीके से वो वहां पे स्प्रेड होती थी वो स्टोरी। और यही रीजन है कि जो एपिक पोएम्स लिखी जाती थी, एपिक पोएट्री लिखी जाती थी बहुत पहले एंशिएंट टाइम में, वो ओरल ट्रेडिशन की हुआ करती थी, विच प्रीडेट्स द रिटन वर्ड्स एंड वाज द वे कल्चर एंड हिस्ट्री वर प्रिजर्व्ड। और आगे क्या किया, इसी वजह से इसको बाद में क्या हुआ, ओरल वे में कोई चीज मिली नहीं, जो ओरली स्टोरी बताए गए, जब लोग नहीं रहे तो वहां पे वो स्टोरी का मैटर ही नहीं करता। एंड इसके बाद में जब ये रिटन वर्ड्स में आना शुरू हुआ, और इस तरीके से जो कल्चरल इवेंट्स पे या हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, कल्चरल वैल्यूज पे एंड रिलीजियस जो वैल्यूज थे उस पे जो पोइट्री लिखी गई, एपिक पोइट्री लिखी गई, वो अभी तक हमारे हिस्ट्री में हमारे पास एज ए बुक फॉर्म अवेलेबल है। और साथ ही साथ बात करते हैं आगे क्या हुआ। होमर, ऑथर ऑफ एपिक पोएम्स, इलियड, द इलियड एंड ओडिसी। होमर जो है एपिक पोएट हैं, इन्होंने पोइट्री जो लिखी है एपिक पोइट्री, वो द इलियड एंड, तो होमर की बात कर रहे थे, होमर वाज द एपिक पोएट एंड इन्होंने द इलियड एंड ओडिसी पोएम्स लिखी हैं। ये कोर्ट सिंगर थे, और जैसे भाट कवि जो बोले जाते हैं, जो कोर्ट में किसी राजा महाराजा की जो
कोर्टशिप में गाया करते थे। हिज एपिक ब्रॉट टू लाइफ टू द स्टोरी ऑफ टॉर्जन वॉर। टॉर्जन वॉर से रिलेटेड इन्होंने अपनी पोइट्री में, अपनी एपिक पोइट्री में इस स्टोरी को एक तरीके से रिवाइव किया है और इसको बताया है कि टॉर्जन वॉर क्या था और किस तरीके से लोगों ने इसे समझा पढ़ा। वॉरियर के बारे में बात हुई, उस टाइम के वॉर्स के बारे में बात हुई। टॉर्जन वॉर इन्होंने इलियड एंड ओडिसी के थ्रू किया। तो सर्टेनली द एडवेंचर ऑफ Achilles and Odysseus were told long before 1700 BC, the rough date of Homer's work। ये क्या था? 700 BC बिफोर क्राइस्ट का टाइम था जब इस तरीके की पोयम, एपिक पोयम द इलियड एंड ओडिसी लिखी। और एक्लेस जो कि इलियड एंड ओडिसस, जो ओडिसस के हीरो थे, इनकी टॉर्जन वॉर स्टोरी के बारे में अपने इस एपिक पोयम ने इन्होंने बताया। आगे है, इसी को आगे सक्सीड करते हुए वर्जिल ने, जो रोमन पोएट थे, इन्होंने होमर से, होमरिक जो एपिक पोएम्स थी उनसे इंस्पिरेशन लेकर के कौन सी पोएम लिखी है? दी एनियड लिखी है। दिस इज एन एपिक पोएम रिटन बाय वर्जिल, रोमन पोएट। पोएम इन डायलेक्ट हेक्सामीटर एंड इट इज टोल्ड द स्टोरी ऑफ टॉर्जन वॉर एंड आफ्टरमैथ। टॉर्जन वॉर और उसके बाद का क्या टाइम था, बाद क्या हुआ टॉर्जन वॉर के बाद में, उसके बारे में एनियड में वर्जिल ने स्टोरी को लिखा और वो एक एपिक पोएम बनी। एंड आगे है, जो हम अगर अभी करेंटली बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो वहां पे क्या था? बियॉल्फ आप सभी जानते हो, ये जर्मनिक टेल है, फाउंड इट्स वे टू द प्रिंटेड पेज बिटवीन द 8th एंड 11th सेंचुरी के आसपास। ये बियॉल्फ जो एपिक पोएम थी लिखी गई थी, बट इसके राइटर का या पोएट का नेम अगर हम बात करते हैं तो वो नहीं पता है, वो अननोन किसी पोएट ने, किसी ने लिखा है इसको। It follows the life of a heroic Beowulf and his encounters with monster on his way to becoming a king। क्या है ये? है किसके बारे में बात हो रही है? एक वॉरियर बियॉल्फ के बारे में बात हो रही है। इसी के नेम के बिहाफ पे इस एपिक पोएम का नाम बियॉल्फ पड़ा है। और उसके एडवेंचरस जो एनकाउंटर्स थे, जो मॉन्स्टर के साथ में उसका एनकाउंटर हुआ है, उसकी जो फाइट हुई है, उसको इस बियॉल्फ पोएट्री में, एपिक पोएम में बताया गया है। और ये किस तरीके से बियॉल्फ इन सबको हरा करके, इन सबसे एनकाउंटर करके बाद में किंग बनता है बियॉल्फ खुद। तो उसकी जर्नी को एक हीरोइक वे में, एक वास्ट सब्जेक्ट मैटर के वे में यहाँ पे इस एपिक पोएम बियॉल्फ में डिस्कस किया गया है। आगे अगर हम दो और इम्पोर्टेंट पोएम्स की बात करते हैं तो वो है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि मिल्टन ने लिखी है, एपिक पोएम है, एंड एडल्स ऑफ द किंग बाय लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। ये 1663 के आसपास लिखी गई है और 1667 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे रिटन ईयर का बताया गया है 1663 एंड 1885 में एलियड एडल्स ऑफ द किंग का लिखा गया है, जो कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। और पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं तो बाइबिलिकल क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन के बारे में बात की गई है, आप सभी जानते हो, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ एडम, ईव, सैटर्न। इन सब की कैरेक्टराइजेशन के थ्रू एक बाइबिलिकल सब्जेक्ट मैटर, एक रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर को जॉन मिल्टन ने पिक किया और पैराडाइज लॉस्ट जैसी महाकाव्य, एक एपिक पोएम लिखी, इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया। और इससे इस लिटरेचर जो एक पीस है, अगर हम बात करते हैं जॉन मिल्टन का, तो इससे हमें बाइबिलिकल इवेंट्स या बाइबिलिकल जो बाइबल है क्या, किस तरीके से एक फॉल ऑफ मैन हुआ और ह्यूमन बीइंग्स की किस तरीके से जो हम रिलीजियस स्टोरीज पढ़ते हैं, किस तरीके से ओरिजिन हुआ, उसके बारे में इस पोएम में बात की गई है। टेनिसन के एपिक पोएम की बात करते हैं तो ये किंग आर्थर और उनके नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के बारे में स्टोरी है। इसके साथ ही साथ फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की एक इम्पॉर्टेंट एपिक पोएम है, जो कि सी टाइम ड्यूरेशन में लिखी गई है मिल्टन के आसपास। एंड आफ्टर दैट ये था हमारा एक तरीके का हिस्ट्री। अगर हम एपिक पोएम की बात करते हैं, ओरली ट्रेडिशन से शुरू होकर के, ओरल ट्रेडिशन से शुरू होकर के ये रिटन फॉर्म में आया। और इसके साथ ही साथ कुछ पोएम्स थी जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है, जैसे मिल्टन ने अपनी पोएम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है, एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। और कुछ पोएम्स है जिन्होंने यहाँ पे, जैसे हम बात कर रहे हैं वर्जिल की एनियड, ये डायलिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। तो इस राइम रिदम के साथ में, मीटर के साथ में यूज करते हुए कुछ पोएम्स फ्री वर्ड्स में लिखी गई हैं। तो एपिक पोएम टाइम टू टाइम जो था, उसका एक वे ऑफ राइटिंग जो था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है एज पर टाइम। बट एपिक पोएम का जो एक तरीके से आप इसका सेंट्रल अगर आइडिया की बात करते हो, एक एपिक पोएम के अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हो, तो ये जो पोएम हो एक बाइबिलिकल या एक रिलीजियस, एक वास्ट, एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे लिखी गई पोएम्स होती हैं, जो कि किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को पिक करते हुए नरेशन के फॉर्म में पोएम लिखी जाती है। और इसके साथ ही साथ
यहाँ पे सुपर नेचुरल क्वालिटीज का यूज होता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज होता है। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम एपिक। एपिक पोएम किस तरीके से, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें से यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द मैटर ऑफ एपिक वेराइज डिपेंडिंग ऑन कल्चर एंड कस्टम। जैसे मैं बात कर रही थी कि टाइम टू टाइम इसका जो लिखने का कल्चर हुआ, मीटर ऑफ एपिक्स मतलब जो मीटर लिखने का तरीका होता था एपिक में, जो यूज होते थे वो टाइम टू टाइम कल्चर और कस्टम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते गए। एंशिएंट एपिक की बात करते हो, ग्रीक एपिक एंड लैटिन एपिक में, तो ये डायलिक हेक्सामीटर में लिखे जाते थे। ओल्ड जर्मनिक एपिक जो इंक्लूडेड है ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, वो नॉन राइमिंग फॉर्म में एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी जाती थी, क्योंकि एलिटरेटिव वर्ड्स ओल्ड इंग्लिश टाइम का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर्म था। और बियॉल्फ इसी फॉर्म ऑफ पोइट्री में लिखी गई है, फॉर्म ऑफ वर्ड्स में लिखी गई है। लेटर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है, साथ ही साथ जैसे स्पेंसेरियन स्टैंजा में फेरी क्वीन लिखी गई है, फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। और ब्लैंक वर्ड्स की बात करते हैं तो ब्लैंक वर्ड्स आप सभी जानते हो, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्ड्स पोएम में लिखी गई है। इट वाज रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल में लिखी गई है। तो टाइम टू टाइम इसका जो मीटर है, वे ऑफ राइटिंग जो है वो एपिक पोएम का चेंज होता गया, यहाँ से आप समझ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कंटेन्स थर्ड पर्सन नरेशन एंड ओमनिशिएंट नरेटर। ओमनिशिएंट नरेटर जो होता है उसको सर्व ज्ञाता या सर्व जो प्रेजेंट होता है उसको बात करते हैं। थर्ड पर्सन नरेशन ही के फॉर्म में ये लिखा जाता है, कोई तीसरा पर्सन इसको बताता है जो कि उस स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं होता है, और दैट्स व्हाई ही इज यूज्ड हियर मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ही का यूज देखोगे एपिक पोएट्री में। आगे है इट स्टार्ट विद इन्वोकेशन ऑफ म्यूज हु प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस टू दी पोएट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं कि एपिक पोएम लिखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई एक हम बहुत बड़ा काम अगर शुरू करना चाहते हैं या छोटा भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर को याद करते हैं, अपने गॉड को याद करते हैं। अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग अपने जो प्रभु होते हैं, अपने गॉड होते हैं, उनको याद करते हैं। और इसी वजह से जो यहाँ पे है कि इनका जो एपिक पोएट्री जो लिखा जाता था, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट मैटर, बहुत ही एक लॉन्ग पोएम के वे में ये पोएम्स लिखी जाती थी, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता था कि इंस्पिरेशन, एक तरीके से प्रेरणा लेने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए जो पोएट होता था वो क्या करता था, वो सबसे पहले ईश्वर को याद करता था। चाहे आप पैराडाइज लॉस्ट की बात कर लो या आप फेरी क्वीन की बात कर लो, तो यहाँ पे ऐसी पोएम्स होती हैं जो कि इन्वोकेशन ऑफ म्यूज जो होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उनके इन्वोकेशन से उनको याद करते हुए ऐसे पोएम्स लिखी जाती हैं, उनको एक प्रेरणा लेने के लिए और उनसे गाइडेंस लेने के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं म्यूज की तो वो क्या होता है, होली स्पिरिट होती है, जो एक आप बात कर लो जो कि एक शुद्ध आत्मा, एक पवित्र आत्मा, उससे इंस्पिरेशन, उनका इन्वोकेशन किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। और माउंट हेलिकॉन का आह्वान किया गया है कहाँ पे, पैराडाइज लॉस्ट में, यहाँ पे। एंड आगे बात करते हैं इसकी, इट टेक्स प्लेस एन एरा बियॉन्ड द रेंज ऑफ एनी लिविंग मेमोरी। तो ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इस तरीके का इसका जो टेक प्लेस होता है या ये घटनाएं, इंसिडेंट की बात करते हैं हम, यहाँ पे टेक प्लेस की बात हो रही है। तो इंसिडेंट जो होता है, जो स्टोरी बताई जाती है, वो ऐसी स्टोरी होती है कि वो जो कि हमें पता नहीं होती है या जिससे हम बहुत कम जानते हैं, जिसके बारे में हमें बहुत एक तरीके से बहुत ब्रीफ नॉलेज होती है या एक आप तरीके से ओपेक नॉलेज होती है, उस तरीके के सब्जेक्ट मैटर को, उस एरा के बारे में बात की जाती है जो कि बियॉन्ड द रेंज ऑफ द लिविंग मेमोरीज, जो लोग रह रहे हैं उनकी मेमोरीज के बियॉन्ड वो चीजें होती हैं, एंड दैट उसी जब की चीज के बारे में एपिक पोएम में बात होती है। आगे है टाइपिकली इंक्लूड्स अ जर्नी अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सेटिंग एंड टेरेंस। तो ये क्या है, सेटिंग्स जो इसकी होती है, मतलब ये पोइट्री का जो लिखने में जो स्टोरी बताई जाती है वो अलग अलग सेटिंग्स के बारे में बताई जाती है, उस हीरो के अलग अलग जर्नी के बारे में बताई जाती है। तो एक जगह से दूसरी जगह वैरायटी ऑफ सेटिंग्स या टेरेंस के बारे में बात होती है, अलग अलग कस्टम्स के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में। इस तरीके की स्टोरी में जब पोएम्स लिखी जाती हैं तो उनका इसमें इंक्लूजन होता है, उसमें इसमें एक तरीके से इंक्लूड करी जाती हैं। आगे है फीचर्स ऑन अ हीरो विद इमेंस ब्रेवरी एंड रिजॉल्व। क्या है, बहुत ही एक तरीके से ब्रेव हार्ट हीरो के बारे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस स्टोरी में, उसके थ्रू स्टोरी पूरी स्टार्टिंग से एंड तक चलती है। आगे है इंक्लूड्स ऑब्स्टिकल्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर
otherworldly and even supernatural, pitting the hero against nearly insurmountable odds. तो यहाँ पे यही बात हमने करी कि सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज होता है, ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं हीरो के पाथ में या हीरो की जर्नी में, सो दैट इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ हार्डशिप एंड उसको ओवरकम करते हुए हीरो अपनी जर्नी को एंड तक ले जाता है। और किस तरीके से वो सरवाइव करता है, ऐसे कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स, सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं उस स्टोरी के थ्रू। उस स्टोरी में ऐसी चीजें होती हैं जो जिससे इमेंस ब्रेवरी और रिजॉल्वनेस का पता चलता है हीरो के, एंड दैट्स व्हाई इसी तरीके का हीरो पिक किया जाता है, इसी तरीके के हीरो के बारे में बात होती है इस तरीके की एपिक पोएट्री में। एंड आगे है looks with concern to the future of the civilization and culture, and also what the topic which subject matter is narrated as a story in the epic poem, वो क्या है, so that it can be it can give a kind of impact to the civilization, future civilization and culture को impact डाल सके। इस तरीके से ऐसा कंसर्न, ऐसी स्टोरी लाइन को क्रिएट किया जाता है या स्टोरी लाइन को पिक किया जाता है, सो दैट उसका इम्पैक्ट जो आगे आने वाली जनरेशन हो उसके ऊपर पड़े और एक ब्राइट इम्पैक्ट पड़े, एक फ्रूटफुल इम्पैक्ट पड़े उसको पढ़ करके, जिस स्टोरी के बारे में, जिस एपिक पोएम को लिखा जा रहा है। सेटिंग इज वॉस्ट कवरिंग मेनी नेशंस एंड वर्ल्ड टू और द यूनिवर्स। अभी हमने बात की इसके बारे में कि सेटिंग जो होती है, मीन सेटिंग मतलब होता है कि कहाँ पे वो स्टोरी हो रही है, किस जगह पे हो रही है, क्योंकि एक महाकाव्य है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, तो कई नेशंस को कवर करते हो, करीब वर्ल्ड या यूनिवर्स को कलेक्ट करते हो। जैसे किसी आप पैराडाइज लॉस्ट में देखोगे कि तो अर्थ के बारे में बात हो रहा है, साथ ही साथ हेवन के बारे में, हेल के बारे में बात हो रहा है। तो सेटिंग जो होती है वो बहुत ही वास्ट मैग्नम ओपस होती है, एक ह्यूज सेटिंग लेकर के इस पोएम को लिखा जाता है। आगे है फीचर्स लॉन्ग एंड फॉर्मल स्पीचेस। इंपॉर्टेंट है ये कि लॉन्ग और फॉर्मल स्पीचेस, मतलब किसी तरीके के, क्योंकि सीरियस सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर बात हो रही है तो वहां पे क्या होगा, एक फॉर्मल और एक लॉन्ग सब्जेक्ट मैटर को पिक करते हुए फॉर्मेलिटी का इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे है कि सीरियस सब्जेक्ट मैटर को पिक करते हुए फॉर्मल जो लाइंस होती हैं, स्पीचेस होती हैं बिटवीन द कैरेक्टर्स, उनको यूज करता है पोएट। सोज डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे, क्या है, डिवाइन इंटरवेंशन मतलब ईश्वर का दैवीय जो एक हस्तक्षेप होता है, ईश्वरीय हस्तक्षेप को दिखाया जाता है। जो ह्यूमन के मामले होते हैं, ह्यूमन अफेयर्स होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं ऐसे हीरो की लाइफ में, उनमें कहीं ना कहीं ईश्वर का जो एक इंटरफेरेंस होता है उस चीज को भी एपिक पोएट्री में लिखाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अभी फीचर्स हीरो द एम्बॉडी ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविलाइजेशन। एम्बॉडी ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविलाइजेशन मतलब जो हीरो है वो अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और हम उस कैरेक्टर के थ्रू अपने सिविलाइजेशन की वैल्यू को समझते हैं, अपनी जो कल्चर है उसकी वैल्यू को समझते हैं, जिसके बारे में वो स्टोरी लिखी जाती है। ऑफन फीचर्स द ट्रैजिक हीरोज डिसेंट इनटू अंडरवर्ल्ड और हेल। तो ये क्या होता है, जो ट्रैजिक हीरो होता है, इसका जो हीरो आप बात होती है, वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड या जो हेल होता है उसका डिसेंट होता है, उसके जो आगे उनकी थ्रू आया हुआ होता है वो हीरो, और वो किस तरीके से अपने ब्रेवरी रिजॉल्वेंस के थ्रू किस तरीके से एक ह्यूमन सिविलाइजेशन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए ओवरकम करता है उन सभी जो सुपरनेचुरल ऑब्स्टिकल्स होती हैं, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके वे में आते हैं, उनको ओवरकम करते हुए अपनी सिविलाइजेशन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज द important thing a hero must have, and that is the important quality of the epic poetry. So ये कुछ important पार्ट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया एपिक पोएट्री से रिलेटेड, और साथ ही साथ डेफिनेशन और इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करी। यहाँ पे हिंदी यानी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने का सिर्फ यही रीजन है कि ये ना सिर्फ इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको, जबकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं विलेज इन सब जगहों से पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट लिए रहते हैं, उनके लिए भी ये फ्रूटफुल हो सके। एंड इसीलिए यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज करा गया है इस पोएट्री में, इस वीडियो में, और आप मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मेरे यही देखोगे कि
बोथ लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए हम अपनी क्लास को लेते हैं। एंड आपसे नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट टाइमली आपको नोटिफिकेशन आप सभी एस्पिरेंट्स को मिलता रहे। इस क्लास जब भी अपलोड होती है चैनल पे, लाइव क्लास पे जाती हूँ या कोई भी कम्युनिटी पे कोई भी पोस्ट जाता है, तो आपको उसका नॉलेज रहे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। एंड दैट्स व्हाई प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी on this channel, English Inspiration Club. Thank you very much for watching.